बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ैनुल आबदीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात नुसरत मिर्ज़ा साहब के साथ। आज के मौज़ूआत आपने देख लिए। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आबिद साहब, देखिए, एक तो साबिक निकरा वज़ीर आला हमारे बड़े अज़ीज़ दोस्त अला शमीउद्दीन साहब चल बसे हैं मंगल के रोज़ 23 मार्च को सुबह 5 बजे के करीब। तो वो जो फजर का वक्त होता है, तो क्योंकि वो एक दयानतदार आदमी थे, फ़रशनास थे, जज्बा खिदमत से सरशार थे। उसका उन्होंने एक इंटरव्यू किया था एक पुराना, लेकिन वो क्योंकि नामुकम्मल था तो हम उसको चला नहीं सके। तो अब हम उसको उसका कुछ हिस्सा हम आपको दिखाना चाहते हैं। जी जैन तो साहब। पहले वो इंटरव्यू के कुछ जो हिस्सा है वो दिखा देते हैं अपने नाज़रीन नहीं को, दिखा। फिर अपने दूसरे मौज़ूआत पे जी, आएंगे। आ जाए। और एक और अहम शख्सियत का आज इंतकाल हुआ है, उन वो पर भी बात कर लेंगे। उसकी बात जी, पे। तो पहले वो दिखाते हैं जो आपसे उनकी गुफ्तगू हुई जी। और उनके घर पे वो इंटरव्यू हुआ था जी हाँ। उनकी अदालत के दौरान। जी हाँ। तो दिखाते हैं अपने नाज़रीन को। अलहाज शमीमुद्दीन साहब की खिदमत में हाजिर हुए हैं। अलहाज शमीमुद्दीन साहब हमारे बड़े करीबी अजीज़ दोस्त हैं, और हमें ये दुख है कि हम टीवी में हमें 7 साल हो गया है, और लेकिन इसके बाद हम 7 सालों में अब हम इनके पास आए हैं, जो बहरहाल एक नाकाबिल तलाफ़ी हमने जुर्म किया है। और इसको उनसे हम माज़रत ख़्वाह हैं, और नाज़रीन कराम से माज़रत ख़्वाह हैं कि इतना बड़ा आदमी जो कि पाकिस्तान की का जिसके घर का नाम भी पाकिस्तान हाउस है, और जो पाकिस्तान की अजीम बहुत ज़्यादा खिदमत करता है, और पाकिस्तान की अज़मत के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए जो इन्होंने खिदमत अंजाम दी हैं, वो काबिल सताइश हैं और सुनहरी हरफों में लिखने के काबिल हैं। और ये अब देखिए कि एक मैंने अब जिस तरह से हम हिंदुस्तान में आए, ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने पाकिस्तान को जब आए हैं तो देखा है, और जो गोली मार में जो कि आज का गुलबहार कहलाता है, वहाँ इन्होंने क़याम किया। और वहाँ की जो किस्सा है, जब ये बयान करते हैं कि सब झूपड़ियाँ जो है यहाँ से लेकर गुलबहार से लेकर और जब कायदे के मज़ार तक झूपड़ी थी, ये लोग जो हैं झूपड़ियों में से गुज़र के जाते थे। और फिर बाद में देखा कि आज कराची की सूरत हाल के अंदर है, ये सारी तरक्की का मामला इनके सामने हुआ। और इसके साथ साथ में फिर इन्होंने भी जो पाकिस्तान की जो ताकत के जो इक़दार के जो ऐवान थे, उनमें अब बहुत अहमियत हासिल की, और यहाँ तक कि वो आर्ज़ी वज़ीर आला सिंध बने। तो वो उस मकाम तक पहुँचना, लेबर के वज़ीर रहे, और कई महकमा अकाफ भी इनके पास रहा, और बहुत कुछ रहा। और मुस्लिम लीग की जो खिदमत की है, और जो सबसे जो आज का जो मुस्लिम लीग हाउस है, इनकी चाबियाँ तक इनके पास थीं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो बहुत बड़ी खिदमत है, और ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि अब दूसरों पर हम एक इल्ज़ाम क्या दें कि वो हमारे दोस्त होते हुए, क्योंकि हम कराची में 4 बड़े दोस्त थे, जिसमें अलहाज शमीमुद्दीन और मीर नवाज़ खां मरवत, अब्दुल समीर खां और मैं, हम लोग मिलकर बहुत सारा काम करते, यानी जो कुछ भी काम था वो हम मिलकर करते थे। सियासी एक आवाज़ बना ली थी हमने। लेकिन इसके बाद में फिर हम बिखर गए, और हर आदमी अपने अपने कामों में लग गया, और अलहाज शमीम साहब बीमार पड़ गए। तो इनसे पूछते हैं कि ये जो पाकिस्तान का सफ़र है वो कुछ वक्त के लिए बयान फरमा दें, और अब जिन हालात से गुज़र रहे हैं, और जिन जिन जो जो इनके जहन में ख़यालात आते हैं इंसानों के हवालों से, दोस्तों के हवालों से, इस दुनिया की बेसबाती के हवाले से, वो बयान करें ख़ुद। उनको ज़ाहिर है कि वो ऐसे बड़े आदमी के सामने मुझे सवाल करना मुनासिब नहीं लगता है। वो ख़ुद ही जिस तरह बयान करना चाहते हैं वो बयान करें। जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, कर फरमाएँ। जनाब नुसरत मिर्ज़ा साहब को मैं खुश आमदीद कहता हूँ, और बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने याद रखा मुझे इस बीमारी में, और तकलीफ़ की, और अपने चैनल को लेकर मेरे गरीब खाने तक आए और इज़्ज़त बख्शी। एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। भाई, पाकिस्तान बना था तो इसके मुताल्लिक़ एक आम तासुर शहर में ये था कि वहाँ इस्लाम नाफिज होगा, निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज होगा। अल्लाह ताला 27 रमज़ान को जो हमें जो नेमत देता है वो वापस नहीं लेता। ये 27 रमज़ान को बना था, ये उसकी एक नेमत है, ये कायम रहेगी। लेकिन अब इसमें जो गड़बड़ शड़बड़ है, ये सब हमारे अमाल का नतीजा। हमने अपने वादे से इनहराफ किया, हमने अपना वादा पूरा नहीं किया कि हम इस्लाम नाफिज करेंगे। अल्लाह ताला ने चोरी की सज़ा हाथ काटना, एक बाजू काट दिया हमारा। अब भी हमारी आंखें ना खुली और हम अपने मामलात में लगे हुए हैं, उसकी सज़ा हमें मिल रही है। कोरोना की शक्ल में मिले किसी, समझे। हमारे ज़माने में जब हम तालिब इल्म थे तो एक दफ़ा
ऐसे ही एक वबा फ्लू की आई थी, तो बुज़ुर्गों ने कहा था अज़ानें दो, तो सब गली कूचों में लोगों ने रात को 12 बजे अज़ानें दी। अल्लाह के करम से वो निकल गई। बहरहाल जो कुछ कोशिशें यहाँ हो रही हैं, मेरी दुआ है कि अल्लाह से बराबर करे और पाकिस्तानियों को महफूज रखे। जी अला साहब, मैं ये सवाल कर लेता हूँ कि अब ये जिस अंदाज से आप बिस्तर अलालत पे पड़े हुए हैं, और इसमें दिल में ख्याल तो आता होगा कि क्या ज़माना था मेरा कि जब मेरे आगे पीछे लोग होते थे और मैं लोगों की खिदमत करता था और मेरे घर में महफ़िल जमती थी। और अब और साथ साथ में एक बात और मैं नाज़रीन किराम की खिदमत में कहना चाहता हूँ कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये बड़े शदाई हैं, और वो बहुत ज़्यादा जो जब यौम विलादत नबी आता है तो ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करते हैं जो कराची के अंदर। वो 30 बरस से हो रहा है मिर्ज़ा साहब मुसलसल। आप भी उसमें तकरीर फरमा चुके हैं। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह इस साल आप फिर तकरीर करेंगी। जी, तो अब ये है कि हम ये इनको बताना चाहते हैं, तो अब ये आपके दिल में ये क्या ख्याल आता है कि लोग बाग ये लोग कैसे हैं कि जो फिर पीछे मुड़ कर नहीं देखते, या क्या महसूस आप करते हैं? जी, मैं असल में बड़ी फ़र्हत महसूस करता हूँ जब एक प्रोग्राम कर लेता हूँ यौम विलादत का, तो फिर मेरे अंदर एक नई तवानाई आ सकती है। आज 16 साल से मैं बिस्तर पर हूँ, समझे आप, लेकिन मैंने कभी ना मेरी तकरीब रुकी, ना उसका इंतज़ाम रुका और ना उसके लोग रुके। सब आते हैं, जाते हैं और मिलते हैं। बहरहाल गुलबहार से मेरी बहुत यादें हैं। गुलबहार ने मुझे बहुत इज़्ज़त बख्शी। मैंने वहाँ 7 इलेक्शन लड़े, बीडी चेयरमैन रहा, काउंसलर रहा और ये आपके एमपीए रहा, एमपीए के बाद वज़ीर रहा, वज़ीर आला, कायम मकाम वज़ीर आला रहा, लेकिन रहा मैं वहीं। वहाँ के लोगों को मैंने कोई मसला उनका छोड़ा नहीं, मैंने सब हल कर दिए थे। हद ये है कि उस कच्ची आबादी को लीज़ भी करा दिया था 8 रुपये गज़ में, पानी, बिजली, गैस सब चीज़ उसमें बराबर। अब मैं बहुत मशकूर हूँ इस वक्त ऐवान कारकुनान तहरीक पाकिस्तान लाहौर का, जो मजीद निज़ामी ने कायम किया था। मैंने अपनी सिवान हयात लिखी, यादों के दिए, वो उन्हें भेजी, उन्होंने बहुत पसंद की। उस पर उन्होंने मुझे तकरीबन उसकी छपाई के 1 लाख रुपए दिए और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम और लिखो, दूसरा हिस्सा भी लिखो, वजारत का लिखो। मैंने वो भी लिखा दूसरा हिस्सा, उसके वो मुझे अब भी आज 10 बरस हो गए, वो मुझे 8,000 रुपये महीना भेजते हैं ऐवान कारकुनान तहरीक पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा सीनियर कारकुन तहरीक पाकिस्तान का जो इस वक्त ज़िंदा हूँ कराची में, या और चंद एक होंगे, लेकिन मैंने तहरीक पाकिस्तान देखी है। पाकिस्तान बनता देखा है, पाकिस्तान बिगड़ता देखा है, पाकिस्तान अब खलफशार का शिकार। कराची को भी तो आपने डेवलप होते हुए देखा है। अरे कराची के डेवलपमेंट में हमारा बहुत बड़ा हिस्सा है। ये आपका जो लियारी नदी के किनारे जो एक्सप्रेस वे है, लियारी एक्सप्रेस वे, ये मेरा मंसूबा था। ये वज़ीर ख़ज़ाना आए थे नवाज शरीफ, परवेज़ मुशर्रफ के दौर के, उन्होंने कहा था कराची में फ़साद क्यों होते हैं। मैंने कहा सारा हेवी ट्रैफिक पोर्ट्रस से निकल कर लियाकताबाद से बाहर जाता है, वहाँ एक्सीडेंट होता है, फिर हंगामा हो जाता है। क्या होना चाहिए, मैंने कहा लियारी नदी के दोनों किनारे पर रोड डेवलप कर दो। वो रोड डेवलप कर दी, हो रही है, और आज 10 बरस हो गए, मुकम्मल नहीं हुई है, लेकिन वो एक है। इस शहर में जब पहला मार्शल लॉ लगा है अयूब खां का, तो मैं कन्वेंशन मुस्लिम लीग का मेंबर बन गया था। तो मैंने एक बड़ा काम ये किया कि यहाँ बच्चों का मैट्रिक के इम्तहान नहीं होते थे कराची में। मैंने अयूब खां से गुजारिश की कि कम से कम कराची का बोर्ड तो एक बना दें आप, कि ताकि बच्चे लाहौर और ना जाएं। तो उन्होंने बोर्ड बनाया, फिर यहाँ मैट्रिक के इम्तहान होने लगे। कच्ची आबादी को लीज़ कराया, उसके 34 छोटी बड़ी बस्तियाँ हैं, इसमें सनतकार भी रहते हैं, जो जयपुर के नगीने वाले हैं, मुरादाबाद के बर्तन वाले हैं और दूसरे लोग हैं।
उन सबके मकानों को लीज कराया, नक्शे बनाए, उसके बाद और अपनी फैमिली को भी देखा। हम मैं घर में सबसे बड़ा था, मेरे 3 भाई थे, उन तीनों को छोटे छोटे थे। मेरे बाप मेरी कम उम्री में इंतकाल कर गए थे, मेरी वालदा हयात थी। मैंने सबको पढ़ाया, वो आला मनसबों पर गए। एक मेरा भाई ज़मीरुद्दीन साबरी दुबई में अल-फतेम कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बना, और दूसरे भाई ते रहे। लेकिन लोगों को मैंने यही तलकीन की। और आज जैसे अफरा तफरी है, उस वक्त इससे ज़्यादा तकलीफ़ थी। पानी नहीं मिलता था, पानी के लिए बड़ा तगो-दो करना पड़ते थे। लेकिन मैंने किसी के मुंह से पाकिस्तान को बुरा नहीं सुना। सब यही कहते थे नया मुल्क है, मिल जाएगा, पानी भी मिल जाएगा और चीज़ें भी मिल जाएंगी, सब्र करो सब्र करो। और इंशाअल्लाह वो सब चीज़ें हुई, सब चीज़ें बन गईं। लेकिन एक मैंने चीज़ को फ़रोग़ दिया, गुलबहार में मैंने नात ख़्वानी को और मीलाद को मैंने फ़रोग़ दिया। जहाँ 4 लड़के देखे, मैंने उनकी एक तंजीम बना के मैंने कहा ना महफ़िल नात करो। वो कहा भाई कैसे होगी? मैंने कहा फ़लाँ से कहो शामियाना दे, दरियाँ बिछाओ ज़मीन पे और करो। लिहाजा वो तरबियत उनकी थी। आज भी गुलबहार सबसे ज़्यादा जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाता है। उसका एक जुलूस निकालने की इब्तिदा भी यहीं की। हम अब ये मजीद निज़ामी साहब का मैं मशकूर हूँ। मजीद निज़ामी साहब मेरे बड़े दोस्त थे, और मैं ख़ुद जो है जो फाउंडेशन थी नज़ीर पाकिस्तान फाउंडेशन, उसका बोर्ड ऑफ गवर्नर का मेंबर रहा हूँ कोई 10 साल। तो इस हवाले से ये तहरीक कारकुनान पाकिस्तान भी जो ठीक, लेकिन बहरहाल ये मैं खुश हुआ ये बात सुन करके आपको उसमें से जो उनको उनकी वो आपको कम से कम। और ईद के मौके पर 50,000 रुपये नकद भी आते हैं। कि आपने अभी कभी तो, क्योंकि मैंने आपने मुझे कई किताबें दी हैं, तो अब तक आपकी कितनी किताबें मुकम्मल हो गई हैं? मेरी 6-7 किताबें मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट पर थी, और वो सब नायाब हो गई, बट गई। कुछ असल में शायरों के मजमूआ कलाम थे जो मैंने छपवाए, कुछ अपनी यादें छपवाईं। वो आपका जो आपके जहाँ के रहने वाले हैं वहाँ के भी तो आपने पूरा एक सेट बनाया। बदायूं का, मैं बदायूं का रहने वाला हूँ। मौलाना अब्दुल हामिद बदायूनी मेरे उस्ताद थे। कुरान शरीफ मैंने ये वो शख्स थे जिन्होंने पाकिस्तान की तहरीक में हिस्सा लिया जी। हिस्सा लिया था, करारदाद पाकिस्तान की तायीद की थी। उलमाए अहले सुन्नत में उनका बड़ा मकाम था। तो वो हमारे उस्ताद थे, बचपन में हम उनके साथ पढ़ते थे, और यहाँ आने के बाद भी हमने उन्हें फॉलो किया। मिर्ज़ा साहब जी, ये पाकिस्तान हमने बनाया है, हम पाकिस्तान अल्लाह का बनाया हुआ है, खुदा ममलकत खुदादाद है और बड़ा अजीम मुल्क है। और आज जबकि हिंदुस्तान में हिंदुत्वा की बातें चल रही हैं, तो तस्दीक हो गई कि कायद मोहम्मद जिना बिल्कुल दुरुस्त है, और जो देवबंद था और जो दूसरे लोग थे मदरसे थे वो, और जो लोग भी मुखालफत कर रहे थे पाकिस्तान के, आज सारे बातिल हो गए जी। तो अब तो तस्दीक हो गई 2 कौमी नज़रिए की। शर्मिंदा हैं वो आए, लेकिन ये भी एक दिन उरूज पर पहुंचेगा। इसका ये जो अंदरूनी मामलात जो इसके हैं ये भी दुरुस्त होंगे। हम हर एक से तवक्को लगा लेते हैं। इस वक्त इमरान खान से पूरी कौम ने बड़ी तवक्को लगाई हुई है, बड़ी तवक्को लगाई हुई है। मैं खुदा से ये दुआ करता हूँ कि वो उसमें से कुछ पे पूरा उतरे, वरना लोगों की अगर ये तवक्कुआत पूरी ना उतरी तो इमरान खान से तो कोई कुछ नहीं कहेगा, पाकिस्तान को पूरा कहे। नहीं, वो कुछ नहीं कहेगा। बस देखिए बात यह है कि जब भी कभी कौमें उरूज पे जाती हैं, अल्लाह साहब तारीख़ का ये हिस्सा इसी तरह लुढ़कते फुड़कते जाती हैं, और ये अल्लाह ताला का निज़ाम है कि जिस कौम को उरूज पे ले जाना होता है तो वो इन्हीं किस्म के मसाइल से उसको दो चार करती है, ताकि उसकी जो आने वाली अज़मत है या उसका आने वाला जो ताकत है वो लोगों को महसूस ना हो और वो एकदम से अचानक बन जाए।
तो ये तरीका अल्लाह है जो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसे ही होता है, लुढ़कते हुए जाते हैं, ऐसा मालूम होता है कि आज गए कि कल गए, लेकिन वो जा नहीं रहे होते हैं। वो एक रास्ते पे जा रहे हैं पगडंडी पर, जहाँ पर पत्थर हैं, कहीं ठोकर लग गई, कहीं कहीं पर गिर गए, कहीं घुटने पे चोट आ गई, कहीं हाथ में लग गई, कहीं कांटा लग गया, कहीं, तो वो होता है। लेकिन ये आप जो फल जिस तरह जितनी कुर्बानियाँ इसको दी हैं और जिस तरह से आप लोगों ने खिदमत की है, ख़ुसूसन आपने, तो वो आएगा नहीं जाएगी जी। गरीब बच्चों को नौकरियां दी, जिसके घर में कोई कमाने वाला नहीं था, अब कस्मा पुरसी थी, उसे बुला के उसे अपॉइंटमेंट लेटर दिए। लेकिन आज मेरे पोतों को बगैर किसी सिफारिश के नौकरी मिली है। मेरे एक पोता जो है वो KESC का डिफेंस सोसाइटी का मैनेजर है, और दूसरा बंसले कंपनी का मैनेजर है कराची रीजन का, तीसरा ऑस्ट्रेलिया में गैरिसन इंजीनियर है, बेटा मेरा इंजीनियर है, दूसरा बेटा मेरा इंजीनियर है। ये सब हम मिलके अपने घर को चलाते, और हम कतई लोगों के सामने शर्मिंदा नहीं हैं, ना हमने नौकरियां बेची हैं, ना अल्लाह का शुक्र है हम गवाह हैं इस बात के। जो आप बात कर रहे हैं उसकी हम उसकी सच्चाई का, हम उसकी शहादत देते हैं। और बेहतर होगा, सब बेहतर होगा इंशाल्लाह। पैगाम दे दीजिए आप कोई ख़ास जो अपने बच्चों के लिए, कि हिम्मत रखें भाई, मायूस ना हो। हमसे ज़्यादा तकलीफ़ तो उन्होंने नहीं उठाई है, वो तो एक अच्छे सेटल घर में परवरिश पाई है उन्होंने। हम तो आए थे बंजारों की शक्ल में, सामान कंधे पे रखे हुए, रेत में गुजर के यहाँ आए थे। ना बिजली थी, ना रोशनी थी, ना पानी था। हमने आन के यहाँ पर अपने आप को जमाया। लेकिन एक बात हमने की, हमने जब देखा कि सारा मोहल्ला हमारा ही जैसा है, तो हमने कहा इनके दुख में शरीक हो जाओ। तो हम उनके दुख में शरीक हो गए। अगर पानी उनके घर नहीं था तो हमारे घर भी नहीं था। अगर हम एक बाल्टी पानी कहीं से ले आते थे तो एक लोटा पानी उसमें से उसे पड़ोसी को दे देते थे कि भाई ये ले, तू काम चला ले, समझे आप। तो ये हमने उस वक्त भी लोगों को यही तलकीन की कि पाकिस्तान से मोहब्बत करो। हकीम सईद साहब का ये स्लोगन था, पाकिस्तान से मोहब्बत करो। ये सब बड़े लोग थे, हमारी आंखों के सामने गुजर गए। पाकिस्तान का एक अच्छा वक्त भी आएगा। आप भी एक बड़ी खामोश खिदमत कर रहे हैं इस चैनल के ज़रिए से। मैं देखता हूँ पाबंदी से रोज़ाना पहले नंबर पर सच चैनल लगा हुआ है मेरा, और मुझे खुशी होती है जब चैनल पे नुसरत मिर्ज़ा साहब खिताब करते हैं। तो मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ। नाज़रीन कराम, आपने देखा कि एक तहरीक पाकिस्तान का कारकुन जो कि पाकिस्तान में, जिसने पाकिस्तान को बनते देखा, पाकिस्तान में कि जो जिन सूरत से गुज़रा, जिन तकालीफ से गुज़रा, उनका कुछ हिस्सा इन्होंने बयान किया है। जी मिर्ज़ा साहब, ये नाज़रीन ने हमारे देखा ये जो इंटरव्यू ये का एक हिस्सा और था। बड़ी अजीम शख्सियत जो है, मारूफ ड्रामा निगार हसीना मोइन साहबा इंतकाल कर गई हैं, जी, जो बहुत मकबूल थी और अपने ड्रामे के लिहाज से। हसीना मोइन 20 नवंबर 1941 को भारत के शहर कानपुर में उन्होंने वो पैदा हुई। इब्तदाई तालीम वहीं से हासिल की और क़याम पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान मुंतकिल हो गई, और जहाँ से कराची यूनिवर्सिटी से उन्होंने मास्टर किया। और अब वो यहाँ जो है, जो अपने इनकी आर्ट काउंसिल की नायब सदर भी थी। तो इस लिहाज से हम उनकी ताज़ियत करते हैं। अलाश शमीम साहब के ख़ानदान से भी ताज़ियत करते हैं, उनके दोस्तों से ताज़ियत करते हैं, ख़ुद हमसे अपने आप से ताज़ियत करते हैं, इसलिए कि हमारा बड़े अजीज़ दोस्त है। इसके बाद में हम जैन साहब जानना चाहते हैं, शाहीन 1 बैलिस्टिक मिसाइल का बड़ा कामयाब तजर्बा हुआ है जी। अब पहली बात तो ये है कि 900 किलोमीटर का हदफ को निशाना बना सकता है। ये ज़रूर हमारे पास ये पहले से हमने शाहीन 1 का किया था, लेकिन ये एक ख़ास किस्म का मिसाइल है जो कि हमने उसको ज़रूर महसूस की कि ये ज़रूर हम कर दें, ताकि एक मैसेज जाए कि हम 900 किलोमीटर तक का शाहीन मिसाइल जो है कि वो आपके काबू में नहीं आ सकता है। कोई भी राडार उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, कोई उसका सिस्टम, कोई डिफेंस सिस्टम उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। तो वो क्या है, वो आप उसकी वीडियो दिखा दें अगर जी, चल रही है तो। वीडियो चल रही है तो वो एक बड़ी शानदार हमारी कामयाबी है। हम अपने SPD को और जो नेस्कॉम को मुबारकबाद पेश करते हैं, और बहुत ज़्यादा हम जो समझते हैं कि हमारे लोग बड़ी खिदमत कर रहे हैं पाकिस्तान की, और पाकिस्तान की अज़मत के लिए, पाकिस्तान के को दिफाई तौर पर ख़ुद मुख्तार बनाने के लिए जो काम कर रहे हैं, वो बहुत ही बड़ा काम है, और इसलिए हम वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं।
तो हम आपको इनको SPD को, ख़ुसूसन स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीज़न को हम मुबारकबाद पेश करते हैं कि उन्होंने ये काम करवाया। और फिर इसके अलावा दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि यौम पाकिस्तान के शानदार परेड हुई है, सदर ममलिक ने बड़ा तारीख़ी ख़िताब किया है, हम उनको भी मुबारकबाद पेश करते हैं। और अभिनंदन का जो 27 फरवरी 2019 को जो हमने उसका तैयारा गिराया था, में जिस राडार ने उसको जो है ट्रैक किया था, उस को भी इस परेड में शामिल किया गया है, जो इस बात का सबूत था कि भाई हमारे पास कैसे राडार हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान की शानदार परेड के अंदर जो है जदीद असला की नुमाइश भी की गई है, वहाँ पर जदीद हमारी जो हरबी सलाहियत है उसका मुजाहरा किया गया है। और दोस्त ममालिक के अफसरान भी शरीक थे, उनका कई दस्ता दोस्त भी था। ममालिक जी, के, एक नहीं कई दोस्त ममालिक के सही शरीक थे। जी, ये भी ख़ास बात थी। एक बड़ी ख़ास बात थी कि कितनी बड़ी तादाद में पहले कभी इतने लोग नहीं आए जितने कि इस और दफ़ा आए सब हैं। ने परचम पेश किया था सदर ममलिकत को। हाँ जी, हाँ, वो जो उनके मेजर थे या ब्रिगेड उनके रैंक के जो लोग थे अफसरान, सब ने और अपना बहुत- अपना परचम पेश किया और एक बड़ी यानी शानदार शानदार पाकिस्तान परेड की हुई। तारीख का एक बड़ा यानी सुनहरा बाब है ये। जी। तो अच्छा, मेरे साथ फिर अब आ जाए दूसरे ये जो भारत और पाकिस्तान के जो मुज़ाकरात वाली बात है। भारत भी अमन का ख्वाहिशमंद हो गया है। ये बुनियादी तौर पर कहा जा रहा है कि असफंदियार पटौदी साहब जो हैं वो अरसा 2018 से लंदन में जो इनके जो सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं भारत के, उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे थे और मुज़ाकरात के नतीजे में LOC पर खामोशी हुई और इसके बाद में अमन मुज़ाकरात के पस पर्दा जो किरदार था वो वाज़े हुआ कि भाई आपको इससे क्या फ़ायदा मिल रहा है। असल में हमारे जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उनके भाई लंदन में रहते हैं, उनकी काविशें भी इसमें शामिल हैं और वो एक अच्छे आदमी हैं, शरीफ आदमी हैं। तो दूसरी बात ये है कि उनको ये समझाया गया कि भाई आप ये गरीब मुल्क हैं हम लोग, बजाय इसके कि हम लोग जो है वो लड़ाई झगड़े में अपना गुजारा करें, अगर लोग मैंने गुर्बत को जो है को ख़त्म करें और उस पर काम करें तो हम लोग मिलकर कर सकते हैं। तो अगर हम लोग जो हैं अगर मिलजुल के काम करें, जो ये CPEC बन रहा है इसमें भी आपको शामिल हो जाएं तो आपको इसमें कोई नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा। आप अमेरिका कहने में ना आए, हमने हमारा अंजाम देख लीजिए कि हमने अमेरिका कहने में आकर क्या किया, नुकसान उठाया। अगर आप चीन के साथ में बातचीत कर लेंगे और पाकिस्तान के साथ बातचीत कर लेंगे तो हम सब तीनों मुल्क अमन के साथ रह सकेंगे। तो ये तो एक अच्छी बात है। तो अब सूरत हाल ये है कि लड़ाई से गुरेज जो है पाकिस्तान जो है वो जो हमारे यानी जो सदर ममलिकत हैं डॉक्टर अलवी साहब, उन्होंने फरमाया कि भाई लड़ाई से गुरेज करें। पाकिस्तान को कोई आदमी ये ना समझे कि हम लड़ाई से गुरेज करते हैं तो ये कोई कमज़ोरी है। ये एक किस्म की हमारी मजबूती की अलामत है कि हम मजबूत हैं और मजबूत होने की वजह से हम आपको ये कहते हैं कि आप ये काम न करें, लड़ाई करने से कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन कश्मीर पे कोई समझौता नहीं है, वहाँ जो जुल्म और सितम कर रहे हैं उस उसका हिसाब लेना पे है। इमरान खान की तकरीर मौजूद है कि जो है हर किस्म के मज़ाकरात का रास्ता कश्मीर से जाता है। जी, इन मज़ाकरात के दौरान में उन्होंने कहा जब मज़ाकरात कामयाब हो गए तो उस वक्त हमारे समझ में नहीं आया कि ये बयान कैसे उन्होंने दे दिया है। मतलब तो ये उस वक्त मैसेज मज़ाकरात कामयाब हो गए थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि मज़ाकरात का सारा रास्ता जो है वो कश्मीर कश्मीर जाता है। जी, ब्रेक के बाद आएंगे तो इस पे मजीद बात करेंगे और इसके बाद जो दूसरे मौज़ूआत हैं उसका जिक्र करेंगे। नाज़रीन, मुख्तसर वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा आते हैं। एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। फिर साहब बहरहाल ये अमन मुज़ाकरात उस वक्त देखिए तक अमन कामयाब नहीं मुज़ाकरात जो होंगे। है वो हमारी एक बड़ी यानी सफारतकारी की बड़ी कामयाबी है। जी, और अजीब बात यह है कि सफारतकारी हमारा चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ कर रहा है और हमारा जो सफारतकार हैं वो खामोश बैठे हैं। उन्होंने, मेरा ये ख्याल है कि उन्होंने अपने भाई को जो कि वहाँ लंदन में रहते हैं, जो डॉक्टर हैं शायद, उन्होंने उनके ज़रिए से जनरल पटौदी तो हमारे अपने थे, असफंदियार पटौदी, यहाँ पर पाकिस्तान के पटौदी ख़ानदान एक बड़ा मशहूर ख़ानदान है
जिसने पाकिस्तान के लिए बड़ी खदमात अंजाम दी हैं, वो हमारे यहाँ पर जो है उन्होंने फिर मुज़ाकरात किए इनके इंडिया के लोगों से, जो कि इनका जो सिक्योरिटी एडवाइज़र है अजीत डोवल के अजीत नुमाइंदे डोवल से, के जी। साथ में। और अजीत डोवल जो है ज़ाहिर है कि एक निकम्मा आदमी है, जो ज़ाहिर है कि वो, लेकिन क्योंकि वो पाकिस्तान में रहा है, वो कहता है मैं पाकिस्तान को जानता हूँ, मैं हर जगह गड़बड़ करा सकता हूँ। वो करा रहा है, जो कुछ भी कर सकता है वो करा रहा है। कभी कभी बलूचिस्तान में, कभी सिंध में, कहीं कहीं कुछ ना कुछ करा देता है। अभी जो कराची में वाक़या हुआ है, औरंगी टॉन में जो हुआ था। जो औरंगी में हुआ है, ये इन्हीं का कारनामा है। तो हम तो रेंजर्स के जो डीजी हैं मोहतरम इफ्तिखार हसन चौधरी साहब को के साथ में ताज़ियत करते हैं। उनके जो उनका बच्चा शहीद हुआ है, वो हमारा बच्चा भी है। तो इस लिहाज से ये शहादत है और पाकिस्तान के लिए शहादत है। जी तो देखा उसमें रिमोट कंट्रोल इस्तेमाल हुआ है मेरे ख्याल जी में। मेरे साहब अगले मौजू पे आ जाए। जी आज ये जो भारत में पहिया जाम हो रहा है, देखिए जो किसानों की, ने, तुम कहते थे ना कि किसान जो है जी, कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। नहीं निकल रहा। आप भी कहते थे कोई आगे ये चीज़ें बढ़ नहीं रहे। तो वो जब भी तहरीकें पुरअमन रहती हैं वो कामयाब हो जाती हैं। अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि ये लोग लड़ाई झगड़े पे मुलविस होते, जैसे कि एक मौका मार धाड़ करते, तो ये फिर वो भी मार धाड़ करके इनको उड़ा देते। जी ये पहिए इन्होंने अपने आप को, जिन्होंने न सिर्फ ये कि एक पार्टी बना ली है किसानों ने, भारतीय किसानों ने अपना अखबार निकाल लिया है, अपनी वेबसाइट बना ली है, और एक बड़ा काम इन्होंने कर दिया है। और इस वक्त जो है वो पहिया जाम जो है उन्होंने कर दिया है। जो आप ये बार बार कहते थे कि भाई कुछ जो है आप समझते थे कि भाई एक चुटकी बजाए सारा काम हो जाए, लेकिन ये भारत एक बड़ा मुल्क है। काफ़ी दिनों से बैठे हुए थे और कोई नतीजा नहीं निकल रहा था। दूसरी एक और बात भी आप कहें ना कि जो ये नूदी साहब जो बांग्लादेश गए हैं, जी, वहाँ पर भी बहुत बड़ा खूनरेज हंगामा हुआ उनके आमद बहुत पर। एहतजाज किया लोगों ने। जी हाँ, बहुत एहतजाज किया है। तो वहाँ मुसलमान लोग रहते हैं, मोदी की आमद को उन्होंने कबूल नहीं खुशामदेद नहीं किया। जी। तो इस लिहाज से देखा जाए तो मोदी इस वक्त जो है दुनिया का सबसे ज़्यादा फासिस्ट आदमी है, और इंडिया एक फासिस्ट मुल्क बन चुका है, नाजी फाशिस्ट। जो कि देखिए ना, कश्मीर में अभी फिर कार्रवाई हुई है, फिर वो गिरफ्तारियों के बहाने और सर्च नहीं, ऑपरेशन के अब बहाने। लेकिन उन्होंने हमले भी तो किए हैं। वो जो अब जाहिर है कि अब इतने बरस हो गए, जी 2019 और अब 2021 है, 2 साल हो गए। तो उन्होंने अपने आप को इतने अरसे में तैयार किया होगा। बिल्कुल। अच्छा, ये जो पहिया जाम का जो कॉल है ना, इस पे कुछ लोगों के शॉर्ट है। इंडियन मीडिया के एक खातून है, वो इंटरव्यू ले रही है लोगों का, और कुछ उनके कमेंट्स वो सुनाते हैं। नहीं, किसान विरोधी मुर्दाबाद, योगी मोदी मुर्दाबाद, योगी मोदी मुर्दाबाद। भैया सबसे पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे, आपके भारत बंद में कौन कौन शामिल है? हमारे भारत बंद में सभी देश के किसान भी हैं और मजदूर भी और व्यापारी भी। हम भारत बंद का पूरा समर्थन करेंगे, और हमें जब से संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से 6 AM to 6 PM तक कॉल आई है, उस तब सभी भारत का बंद कराया जाएगा। ये आप जो 3 कानून लाए हैं इसको वापस जल्दी ले लो, नहीं तो ये आंदोलन बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर आपसे संभाल नहीं पाओगे आप। कल किसानों की मांग नहीं है, 80% लोग जो किसानों पर निर्भर है इसी में आते हैं। जो व्यापारी है, जो दुकानदार है, छोटा दुकानदार है, जो सबसे गरीब है, जो बेजमीना है, उनके लिए भी कानून जो मारे हैं उनके ऊपर भी ये लाठी पड़ेगी। तो लग रहा है कि भारत बंद सफल होगा आज पूरा भारत बंद सफल होगा। किसानों की पूरी दुनिया में जो हो रहा है, ये सारा भारत बंद हो रहा है। एक अलग मोर्चा भारत का नहीं रहा, ये तो दुनिया का, वर्ल्ड का मोर्चा हो गया है। देखिए, आपने सुना इन किसान भाइयों को, जिनका कहना है कि अभी आंदोलन केवल भारत का नहीं रहा है, ये आंदोलन पूरी दुनिया का हो गया है, क्योंकि इसमें ना सिर्फ किसान शामिल हैं, अब मजदूर भी शामिल हो चुके हैं, व्यापारी भी भारत बंद का समर्थन करने के लिए बोल रहे हैं। और सिंघू बॉर्डर पे जो किसान पिछले 4 महीने से जुटे हुए हैं, वो पूरी तैयारी कर रहे हैं कि भारत बंद सफल हो, क्योंकि इनका कहना है कि सरकार ने ताल्लुक इनसे तोड़ लिया, सरकार बिल्कुल भी अब कम्युनिकेट नहीं कर रही है, बातचीत नहीं कर रही, इसलिए भारत बंद करना ज़रूरी था। जी मिर्जा साहब, तो मतलब ये कि इंडिया में मोदी के जो इक़दाम है उसकी सख्त लोग जो खिलाफ, मतलब उसकी मजम्मत कर रहे हैं। इज ए कंप्लीट फेलियर है। यानी देखा जाए तो उनकी मईशत हमसे भी ज़्यादा गिर गई है। लेकिन मिर्जा साहब, अगर उनकी अपोजिशन की बात करें तो वो बिल्कुल डल है।
मतलब भाई वो बात यकजाई ये है नहीं कि है। वो उसकी जो जो अपोजिशन लीडर है वो एक इटालियन माँ का बेटा है, जी, तो उसमें जान नहीं है वो कोई। लेकिन राहुल गांधी को तो ये तो उनके पास है ना कि भाई वो एक अवामी ताकत रखते हैं, भाई स्टेट वो पावर देखिए रखते ना, हैं। उसको ये पता है कि वो मरवा देगा, और इसमें जो एक लीडर आना सलाहियत होती है वो नहीं है। वो मौजूद नहीं है। जो आगे बढ़कर जाम थाम ले वो बात काम नहीं है। उनके ख़िलाफ़ जो है आरएसएस के ख़िलाफ़ जो है वो अपना अपना जत्थाबंदी कर ले, जी, वो ही इनके पास मौजूद नहीं है। इनके पास लीडर हैं, लेकिन ये कि सियासी लीडर हैं, लेकिन इनके पास जो है वो जो लड़ाका लोग नहीं है। आरएसएस ने तो 1924 से शुरू किया था ना, जब जी, से वो तो एक मुनज़्ज़म जमात मुनज़्ज़म है, जमात लड़ाका है। जमात। तो अब जो है अब चले आ जाइए दूसरी तरफ, ये हमारी अपोजिशन। हम देखिए एक बात हम आपसे कहेंगे कि एक तो ये है कि दो बातें हम कहना चाहते हैं कि एक तो पीपल पार्टी ने जो इन लोगों के बचपना था कि साहब हम इलेक्शन में का बाइकाट करें, हम सेनेट के इलेक्शन नहीं होने दें, हम जो है लॉन्ग मार्च करेंगे, वो सब कुछ उन्होंने पीपल पार्टी ने अपने तजर्बे के साथ में उनको दबा दिया और उनसे कहा कि भाई इससे कोई फ़ायदा हमें नहीं होगा जी, और हमें इलेक्शन पे जाना चाहिए, इलेक्शन के सिस्टम को हमें नहीं छोड़ना चाहिए। अब जाहिर है कि जो ये पहली दफ़ा आई हैं मोहतरमा जो इनकी मरीम नवाज़ साहबा, तो इनको क्या पता सियासत के रमूज़ का क्या पता। ये तो एक दफ़ा धक्का खा चुके हैं, जब एक दफ़ा इन्होंने बाइकाट किया था 1985 के हाँ, जो उसके बाद से उनको बड़ा नुकसान हुआ जी। तो अब सवाल ये है कि अब ये कहा जा रहा है कि पीडीएम में ड्राफ्ट है, लेकिन गिलानी जिस अंदाज से गुफ्तगू कर रहा है वो उससे लगता है कि वो वेरी वेरी टिपिकल पॉलिटिशियन। लेकिन उनकी वजह से तो दरार आ रही है, वो अपोजिशन लीडर मुंतखब हो नहीं, गए। दरार नहीं आ रही, उसमें उन्होंने एतराज़ तो किया है, लेकिन उसने कहा भाई मैं सबको साथ लेके चलूँगा। अच्छा, इन लोगों में ये सलाहियत है पीपल पार्टी में, ये लोग मना लेते हैं जी, बात अपने दलाइल से मना लेते हैं कि भाई आप ऐसा नहीं करें। हम तो उन्होंने ये भी कहा, अभी उन्होंने अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जो अपने गिलानी साहब ने, उन्होंने कहा कि साहब मैं सबको साथ लेके चलूँगा और सारे ऑप्शन मौजूद हैं। मैं अपोजिशन लीडर भी हूँ, तो मैं सेनेट के चेयरमैन भी बन सकता हूँ, तो ऐसी क्या बात है। तो जिस वक्त जो है अगर सेनेट के में अगर वो सदर साहब क्यों कहते हैं उनके आप वोट लें, उसको अपना अक्सरियत का वोट लें, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, तो वो इसलिए कहा कि जब हार गए तो उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया। तो आप इस लिहाज से देखा जाए तो वो ये लोग बहुत सियासी लोग हैं और इन लोगों ने बड़ी कामयाबी के साथ में को यकजा रखा है। और फजलुर रहमान तक को भी आज देखो ना, आप अजीब बात ये देखी कि मैंने फजलुर रहमान तक को भी हमारे जो आज ये जो यौम पाकिस्तान के परेड में फजलुर रहमान मौजूद थे, अजीब बात थी, लेकिन फजलुर रहमान भी परेड में मौजूद थे, मौलाना फजलुर रहमान जो है जी। तो इस तरह से इन्होंने आलमोस्ट मैंने काबू पा लिया है कि सूरत हाल को हम समझ रहे थे कि बहुत बिगड़ गई है, एक बड़ा हंगामा होगा, वहाँ पर क्या होगा। चलिए, ये तो हुकूमत के लिए इत्मीनान बख्श है, लेकिन हुकूमत के लिए जो दर्द सरी है ना वो है महंगाई, बिजली की बढ़ती हुई कीमतें। जैन साहब बचने कर्जे हो गए ये जो हैं, बदनज़मी है ना, मजबूरी है। मेरे साहब कर्ज नहीं आप उतर रहा ऐसे घन चक्कर में पड़ गए हैं, लेकिन उस महंगाई से कर्ज नहीं उतर रहा है। आवाम से पैसे निकाल के कर्ज नहीं उतार रहे आप क्या लल्ले तलल्ले चल रहे हैं, दूसरे लोगों की कमाई हो रही है, ये इसका फायदा तो हुकूमत को नहीं हो रहा है, खजाने को नहीं हो रहा है। हाँ, ये गलत बात है। अब ये मरीम नवाज की जो पेशी थी वो मुलतवी हो गई ये है। मेरे बताइए साथ दुनिया के अंदर कहीं भी ऐसा नहीं होता कि पेशी के बाद जाते हुए जुलूस की शक्ल में जाया जाए। जी, ये पाकिस्तान में होता है सिर्फ, तो वो उसको रोका जाए। तो डर गए क्या नैब डर गए? ऐसा लग रहा है कि नैब का इदारा डर गया। नहीं, डरे या न डरे, लेकिन बहरहाल वो नहीं चाहते हैं कि खून खराबा हो, वो चाहते हैं कि भाई सलीके से काम हो। पिछला एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, उन्होंने कहा कि ये मजलूम बने और मुलजिम होने के बाद हाँ, जाहिर है कि उसको चाहते होंगे किसी वक्त भी गिरफ्तार कर लेंगे अगर वो जरूरत पड़ी तो उनको, मसला नहीं है। वक्त ख़त्म हुआ हमारे प्रोग्राम का। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।